हे जीक्स, वेलकम टू द साइंस इन चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस थ्योरी की जिसने हमें इंटरस्टेलर ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, ब्लैक होल, एंड ऑफ द यूनिवर्स और स्टार्टिंग ऑफ द यूनिवर्स जैसे थ्योरीज को जन्म देने में मदद किया। जी, हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। यह थ्योरी हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दी गई थी। जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1900 के टाइम आई तो उसने फिजिक्स को स्पेस और टाइम को देखने का एक नया नजरिया दिया। आइजैक न्यूटन ने स्पेस को और टाइम को फिक्स माना था, जबकि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दी गई थी उसने स्पेस और टाइम को मैलेबल बताया। तो बात करते हैं हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। इस थ्योरी के दो की कॉन्सेप्ट हैं, स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी और जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी देने के बाद उन्होंने जनरल रिलेटिविटी थ्योरी दी थी। तो पहले हम बात करने वाले हैं स्पेशल रिलेटिविटी की। स्पेशल रिलेटिविटी की दो की कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट, द वर्ल्ड डज नॉट अलाउ एनी प्रिविलेज रेफरेंस, मतलब नेचर कभी भी किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता। जैसे कि अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मतलब कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है तो उसके लिए सारे के सारे लॉ सेम रहेंगे जो फिजिक्स में दिए गए हैं। ये कुछ ऐसा है कि जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और आपके साथ वाली ट्रेन चल रही हो, लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपकी ट्रेन चल रही है या फिर आपके साथ वाली ट्रेन चल रही है जब तक कोई तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके सामने नहीं आता। सेकेंड, हमें यह बताया गया है कि जो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये हर जगह सेम होती है वैक्यूम में। आप इसका फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी स्पीड, लाइट की स्पीड हमेशा सेम रहेगी। जैसे कि अगर आप किसी लाइट पे बैठे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम चल रहा है कि रुका हुआ है। तो इन दोनों पोस्टुलेट से ये पता चला कि हम जो भी सोचते थे अभी तक स्पेस और टाइम के बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों थ्योरी देने के बाद आइंस्टाइन ने लगभग साइंस अथॉरिटी को पूरा स्टार्ट कर दिया था। सेकंड, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 3 × 10⁸, मतलब लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लाइट का सोर्स कितनी दूर है या फिर लाइट की सोर्स कितनी स्पीड से चल रहा है, लाइट की स्पीड हमेशा सेम रहेगी। इन दोनों पोस्टुलेट से ये पता चला कि जो आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी उससे स्पेस और टाइम काफी ज्यादा इंटरट्वाइंड है, जो फिजिक्स ने अभी तक सोचा भी नहीं था। उन्हें अभी तक यही लगा कि स्पेस और टाइम फिक्स है, जहां तक न्यूटन ने उन्हें बताया था। पर जब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो स्पेस और टाइम काफी ज्यादा मैलेबल है, उन्हें हम मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं और अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आप अंदाजा लगाइए कि आप एक रॉकेट में हैं और आपके सामने भी एक रॉकेट आ रहा है, उसमें आपका दोस्त बैठा है। तो आप देखेंगे कि उसका जो रॉकेट वो कम स्पीड से आ रहा है और आपकी स्पीड ज्यादा है। जैसे ही आप खिड़की से निकलकर, वैसे आप बाहर जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि बाहर स्पेस है, तो आप खिड़की से देखेंगे कि उसके रॉकेट में रखी हुई क्लॉक काफी ज्यादा धीरे चल रही है आपसे। इसको फिजिक्स कहते हैं टाइम डायलेशन। और आप ये भी देखेंगे कि जो उसका रॉकेट है उसकी लेंथ भी कम होगी, इसे हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लाइट की स्पीड पे जाने पर जो आपके रॉकेट का मास होगा वो इंक्रीज होगा आपके साथ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके मास हो वो लाइट की स्पीड को टच कर सके। जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर जैसे रॉकेट ले लीजिए, वो लाइट की स्पीड को टच करने की कोशिश करता है तो उसका मास उसको पीछे खींचने की कोशिश करता है। उसका मास इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसे उतना फ्यूल नहीं मिल पाता कि वो लाइट की स्पीड को टच कर सके। और इससे एक नई थ्योरी का और नए कह सकते हैं कि नए इक्वेशन का फॉर्म हुआ, उसे हम कहते हैं E=mc² से। आप इसके बारे में जानते ही होंगे। जी हाँ, इस थ्योरी के इस्तेमाल से ही बहुत सारे हाइड्रोजन बम, एटम बम, इन सब का इस्तेमाल होता है। ये थ्योरी हमें यह बताती है कि जो मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल है। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इतना बड़ा नंबर होती है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक छोटे से एटम से भी कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। आपने जो हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब देखा ही होगा, वो सब एक आइंस्टाइन की थ्योरी के स्टार्टिंग से ही हुआ था। स्पेशल रिलेटिविटी के बाद हम बात करने वाले हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। जी हाँ, ये थ्योरी वही थ्योरी है जिसने न्यूटन के ज्यादातर लॉज को एक तरीके से निस्तो नाबूद कर दिया था। जहां तक कि हम बात करने वाले हैं कि न्यूटन की सबसे बड़ी देन थी क्या? हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन को छोड़कर हम बात कर सकते हैं कि उन्होंने ग्रेविटी की भी बात की थी। तो जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटी को एक और नजरिया दिया। हमने जहां तक देखा था न्यूटन के अकॉर्डिंग दिए हुए लॉ पे कि ग्रेविटी एक अट्रैक्शन फोर्स होती है, वो एक दूसरे को अपने पास खींचती है। जबकि आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया कि जो ग्रेविटी होती है वो एक फोर्स ना होकर कर्वेचर है। यहां तक ये होता है कि
उसने स्पेस और टाइम को अलग ना बताकर स्पेस टाइम कर दिया, मास और एनर्जी को इंटरचेंजेबल बताया। तो हम इससे लगा सकते हैं अंदाजा कि जो ग्रेविटी उसने इस तरीके से बताई कि जो मास होता है वो ग्रेविटी को कर्व देता है। मास और एनर्जी ये बताता है स्पेस टाइम को कि उसे कैसे कर्व होना है, और स्पेस टाइम ये बताता है किसी भी मासिव बॉडी को कि उसे कैसे मूव करना है। आप एग्जांपल लगा सकते हैं कि जो सन है वो इतना मासिव है कि उसने आसपास के जितने भी कर्व थे, कर्वेचर को अपने आसपास घुमा रखा है। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो उसके स्पेस टाइम कर्वेचर में घूमते रहते हैं। वार्पिंग इफेक्ट आपके टाइम मेजरमेंट को भी डिफर कर सकता है। हम टाइम को एक स्टडी रेट पे हमेशा मानते हैं, बट वार्पिंग इफेक्ट आपके टाइम को भी वॉक कर सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कोई एक दोस्त आपका वैली के टॉप पे खड़ा है और आप वैली के बॉटम पे खड़े हैं, तो आपके जो दोस्त वैली के टॉप पे खड़ा होगा उसकी क्लॉक स्लो काम कर रही होगी, जबकि आपकी जो क्लॉक होगी वो तेज काम कर रही होगी। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में शो करा जा चुका है। ओवर द लास्ट सेंचुरीज मैनी एक्सपेरिमेंट्स हैव कंफर्म दैट कि जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी एग्जिस्ट करती हैं और इनके ज्यादातर थ्योरी करेक्ट साबित हुई थी। 1919 में जब साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि उसमें बात कर सकते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन भी साथ में गए थे उस थ्योरी को कंफर्म करने के लिए जो उन्होंने दी थी जनरल रिलेटिविटी की। तो उन्होंने ये देखा कि सोलर एक्लिप्स के टाइम पर जब उन्होंने सन के पीछे वाले स्टार की तरफ देखा तो सन के कर्वेचर की वजह से वो पीछे वाला स्टार देख पाए। इससे पता चला कि रियली में जो स्पेस है वो वॉक होता है। 1971 में साइंटिस्ट ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के दोनों पार्ट स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी को एक साथ टेस्ट करने का सोचा। उन्होंने दो क्लॉक्स को एक साथ रखा और उन दोनों को सिंक किया। उन्होंने एक क्लॉक को एक एयरलाइनर के अंदर पूरे वर्ल्ड पे एक बार ट्रैवल करवाया, जबकि दूसरा क्लॉक को ग्राउंड पे ही रखा। जब उनका बाद में टेस्ट किया गया तो ये पता चला कि जो क्लॉक ट्रैवल कर रही थी एयरलाइनर में वो मिलियन ऑफ अ सेकेंड स्लो थी ग्राउंड वाले से। तो इससे ये कंफर्म होता है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्क करती है। सो जब उन दोनों क्लॉक को अलग अलग किया गया, मतलब जो एक क्लॉक प्लेन पे थी और जो एक क्लॉक ग्राउंड पे थी, उन दोनों के डिफरेंस मतलब डिस्पार्ट करने पर हमें यह पता चला कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्क करती है। जबकि जो प्लेन स्पेस में के मतलब स्ट्रेटोस्फीयर के आसपास गया वो ग्रेविटी से काफी ज्यादा दूर हुआ, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अर्थ से ऊपर हुआ। तो इससे जनरल रिलेटिविटी का कंफर्मेशन हुई। 2016 में जब साइंटिस्ट ने पहला ग्रेविटेशनल वेव्स और रिपल्स को फाउंड किया तो इससे जनरल रिलेटिविटी और भी पक्की साबित हुई। तो आप ये पूछेंगे कि रिलेटिविटी को हम एक्चुअली में प्रैक्टिस करते कहाँ पर है? हाँ, बात ऐसी है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काफी ज्यादा अजीब सी लगती है, हिस्टोरिक लगती है कि इसका कितना ही इम्पैक्ट पड़ेगा मॉडर्न वर्ल्ड पे, पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मॉडर्न वर्ल्ड पे। न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर वेपन, जीपीएस, ज्यादातर जितने भी ट्रैकिंग डिवाइसेस जो बने हैं जिन्हें हम जानते हैं वो सब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेस पे चलते हैं। यहाँ तक कि हमारा जाना माना जीपीएस ये स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी को दोनों का इस्तेमाल करके ही चलता है। अगर ये सही से पिन पॉइंट लोकेशन नहीं कर पाया तो लगभग हम अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से माइल्स या फिर बोल सकते हैं किलोमीटर्स अहेड होंगे। और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस की बात करें जनरल रिलेटिविटी की तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग, चेंज इन फ्रेम ड्रैगिंग, चेंज इन ऑर्बिटिंग ऑफ मरकरी और बहुत सारे जैसे ग्रेविटेशनल वेवलेंथ, रेड शिफ्ट, ये सारी की सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेंगी। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट जरूर करिए कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। सो इससे हमें ये पता चलता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी है। न्यूटन के बाद ऑब्वियसली न्यूटन ने बहुत सारी थ्योरीज दी जो काफी गलत हुई, बट न्यूटन एक बेस सेट करके गया जिसके बाद काफी ज्यादा फिजिसिस्ट ने उसके बाद उसे रिसर्च किया, उसका इस्तेमाल किया। तो इससे हमें यह पता चलता है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यूज अभी हम कर रहे हैं। ये वीडियो इस सीरीज का पहला पार्ट है। आने वाले वीडियो में इसके और भी पार्ट आएंगे। उन सब वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारा चैनल जाके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा कि जैसे आपको नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Until then guys, keep learning because we are born to learn.